Good morning. Let's continue our chapter electoral politics, and our third topic is what makes elections in India democratic. भारत में इलेक्शन क्यों डेमोक्रेटिक है या we get to read a lot about unfair practices in elections. Newspapers and television reports often refer to such allegations. Most of these reports are about the following. हम हमेशा पढ़ते रहते हैं कि अनफेयर प्रैक्टिसेस इलेक्शंस में यूज़ किए गए, गड़बड़ियाँ हुई, धांधलियों के बारे में हम अक्सर पढ़ते हैं और ये न्यूज़पेपर और टीवी चैनलों से, इनकी न्यूज़ से हमें इसके बारे में पता चलता है और वहाँ पे जो डिस्कशन होते हैं, जो एक दूसरे पे एलिगेशंस लगाए जाते हैं, वो हमें फिर पता चलता है. बट मोस्ट ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर अबाउट दी फॉरेन. लेकिन जो लमसम जितनी भी न्यूज़ हैं कुछ इस तरह की गड़बड़ियों की सूचना देती हैं. मतलब कि जितने भी न्यूज़ वाले हैं वो यही बताते हैं कि ये चीज़ें घटी हैं. और क्या बताते हैं? लेट्स स्टडी. फर्स्ट, inclusion of false names and exclusion of genuine names in the voter list. Inclusion of false name. जो false name होते हैं, मतलब जो लोग ऐसे नाम के जो पर्सन्स नहीं होते उनका नाम वोटर लिस्ट में ऐड कर दिया जाता है और जो हम लोग होते हैं उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाता है. जो एक्चुअल पर्सन होते हैं उनका वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जाता है और वोटर लिस्ट में सिर्फ फर्जी नामों को ऐड कर दिया जाता है. Misuse of government facilities and officials by the ruling party. और जो रूलिंग पार्टी है वो मिसयूज़ करती है गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ को और उनके जो ऑफिसर्स हैं उनको भी यूज़ करती है या उनका भी इस्तेमाल करती है, काम करवाती है उनसे भी. एक्सेसिव यूज़ ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट एंड बिग पार्टी. एक्सेसिव यूज़ ऑफ मनी, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मनी यूज़ करते हैं. जो रिच कैंडिडेट है वो इसमें इलेक्शन में बहुत ज़्यादा रुपए खर्च करते हैं और जो बिग पार्टीज है वो भी. एंड इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड रिगिंग ऑन द पोलिंग डे. क्या होता है? इलेक्शन के दिन इंटिमिडेशन ऑफ वोटर क्या किया जाता है? उनको डराया जाता है और पोलिंग बूथ पे रिगिंग, मतलब पोलिंग बूथ पे फर्जी मतदान होना स्टार्ट कर दिया जाता है. या यू कैन से ये चुनावी धांधली होती है. ये एक चुनावी धांधली होती है. चुनाव में क्या किया जाता है? लास्ट के जो 1 आवर्स होते हैं सबको मिक्स रहता है, तो लास्ट के 1 आवर्स लमसम सब लोग वहाँ पे जाकर, मतलब कोई भी किसी के नाम पर जिसने वोट नहीं दिया है तो वो वोट कास्ट कर देता है. मैनी ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर करेक्ट. इनमें से कई रिपोर्ट्स करेक्ट हैं. वी फील अनहैप्पी व्हेन वी रीड और सी सच रिपोर्ट. हमें बहुत बुरा लगता है जब हम इस तरह की रिपोर्ट को पढ़ते हैं या देखते हैं. बट फॉर्चुनेटली दे आर नॉट ऑन सच अ स्केल सो एज टू डिफीट द वेरी पर्पस ऑफ इलेक्शन. पर फॉर्चुनेटली ये जो गड़बड़ियाँ इतने बड़े पैमाने पे नहीं होती, मतलब इतने बड़े वास्ट स्केल पे नहीं होती हैं कि आपके इलेक्शन का एम है या इलेक्शन का जो पर्पस है उसी को डिस्टर्ब करने लगे. एंड कैन दिस बिकम क्लियर इफ वी आस्क अ बेसिक क्वेश्चन. यह क्लियर हो जाता है अगर हम बेसिक क्वेश्चन पूछें. कैन अ पार्टी विन एन इलेक्शन and come to power not because it has popular support but through electoral malpractices. एक क्वेश्चन पूछ रहे, बेसिक क्वेश्चन है, दैट इज क्या पार्टी जो जीतती है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या कोई पार्टी बिना सपोर्ट के सिर्फ इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस के सहारे इलेक्शन जीतकर सत्ता में आ सकती है? इलेक्शन जीतकर क्या वो पार्टी सत्ता में आ सकती है सिर्फ इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस को यूज़ करके? मींस कि पोलिंग बूथ पे जो असली नाम है या जो वोटर्स है, एक्सक्लूसिव जो वोटर्स है, उनको क्या किया जाता है? हटा दिया जाता है. एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम्स को हटाकर इंक्लूजन को ऐड कर देना या एक्सेसिव मनी खर्च करना या उनके बदले कोई और वोट दे रहा है, रिगिंग ऑन द पोलिंग डे. दिस इज़ अ वाइडर क्वेश्चन. ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है
और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लेट अस केयरफुली एग्जामिन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन. लेट अस केयरफुली एग्जामिन करते हैं इसको, इस क्वेश्चन को. फर्स्ट, इंडिपेंडेंट, हमारा फर्स्ट टॉपिक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन. इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, one simple way of checking whether elections are fair or not is to look at who conducts the election. एक सिंपल वे है चेक करने का कि whether election fair है या और not is to look at who conducts the election. इलेक्शन फेयर है या नहीं, इसे चेक करने का, इसे चेक करने का बहुत आसान सा तरीका है. ये देखना कि उसे कंडक्ट कौन कर रहा है. ठीक है, उनका संचालन कौन करता है या उन्हें कंडक्ट कौन करता है. आर द इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट, क्या चुनाव कराने वाले लोग सरकार से इंडिपेंडेंट है या यू कैन से सरकार से स्वतंत्र है. जो चुनाव कराते हैं क्या वो गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आते. और कैन द गवर्नमेंट और द रूलिंग पार्टी इन्फ्लुएंस और प्रेशराइज है, या फिर जो गवर्नमेंट है और जो रूलिंग पार्टी है उन पर, उस इलेक्शन कमीशन पर दबाव या इन्फ्लुएंस बना. एंड डू दे हैव इनफ पावर टू बी एबल टू कंडक्ट द फ्री एंड फेयर इलेक्शन. क्या उनके पास फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की शक्ति होती है या पावर होती है. क्या एंड डू दे एक्चुअली यूज द पावर, क्या वो अपने पावर का एक्चुअली यूज करते हैं. हमने इतने सारे क्वेश्चन पूछे. क्या वो जो ये कंडक्ट कराते हैं इलेक्शन, क्या वो इंडिपेंडेंट होते हैं, गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आते. क्या गवर्नमेंट और दी रूलिंग पार्टी वो उन पर इन्फ्लुएंस या ज़्यादा प्रेशराइज करती है उनको, या डू दे हैव, क्या उनके पास इनफ पावर है कि वो फ्री और फेयर इलेक्शन करा पाए. डू दे एक्चुअली यूज दिस पावर, क्या वो सच में एक्चुअली यूज करते हैं इन पावर्स को. देन the answer to all these question is quite positive for our country. इसका जो आंसर है, इन सारे सवालों का एक ही आंसर है और जो पॉजिटिव आंसर है हमारी कंट्री के लिए. That in our country elections are conducted by an independent and many powerful election commission. हमारी कंट्री में जो इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं वो इंडिपेंडेंट और वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन उनको कंडक्ट कराती है. इंडिपेंडेंटली कंडक्ट होता है और वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन उन्हें कंडक्ट कराती है. It enjoys the same kind of independence that the judiciary enjoys. वो एंजॉय करते हैं सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस जो जुडिशरी एंजॉय करती है, जैसे इंडिपेंडेंस, जैसे जुडिशरी को कोई भी गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग नहीं चला सकती, वैसे इलेक्शन कमीशन भी इंडिपेंडेंट होकर अपना वर्क करती है. द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. The Chief Election Commissioner is appointed by the President of India. And President of India Chief Election Commissioner या CEC को अपॉइंट करती है. But once appointed, the Chief Election Commissioner is not answerable to the President or the government. जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक बार अपॉइंट कर देती है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट, वो आंसरेबल नहीं होता है प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट की तरफ. उसे कि वो एक इतना पावरफुल चीफ कमिश्नर होता है कि उसे आंसर नहीं देना होता है किसी भी गवर्नमेंट को या किसी भी प्रेसिडेंट को. वो एक इंडिपेंडेंट होता है. And even if the ruling party or the government does not like what the commission does, it is virtually impossible for it to remove the CEC. CEC का फुल फॉर्म चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उसे अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. मीन्स कि अगर जो रूलिंग पार्टी है और जो गवर्नमेंट है
अगर वो किसी भी डिसीजन, कोई भी डिसीजन डज नॉट लाइक, जो कमीशन है, इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है, अगर रूलिंग पार्टी और गवर्नमेंट को पसंद नहीं आता तो इट इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल, ये वर्चुअली इम्पॉसिबल है फॉर इट ये वर्चुअली इम्पॉसिबल है कि वो उसको CEC को कमीशन, CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव कर पाए। अगर इलेक्शन कमीशन का कोई भी काम उन्हें नहीं पसंद आता तो ये इम्पॉसिबल होता है किसी के लिए कि वो उनको रिमूव कर पाए। Very few election commission in the world have such wide-ranging power as the Election Commission of India. मतलब आपके पूरे वर्ल्ड में कुछ ही, मतलब बहुत फ्यू इलेक्शन कमीशंस हैं जिनके पास वाइड रेंजिंग पावर है, ब्रॉड में रेंजिंग पावर है कि उनको किसी भी प्रेसिडेंट, किसी भी रूलिंग पार्टी और किसी भी गवर्नमेंट को आंसर नहीं देना होता है। इलेक्शन कमीशन, EC means Election Commission, takes decision on every aspect of conduct and control of election, from the announcement of election to the declaration of the result. जो हमारे इलेक्शन कमीशन होते हैं वो इलेक्शन कमीशन हर एक स्टेप पे वो डिसीजंस लेते हैं, एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट पे वो डिसीजंस लेते हैं और कंट्रोल ऑफ इलेक्शन को भी कंट्रोल करते हैं। मीन कि कब इलेक्शन होंगे, अनाउंसमेंट भी वही करते हैं इलेक्शन के, और डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, कब डिक्लेरेशन किया जाएगा रिजल्ट का, वो भी अनाउंसमेंट वही डिक्लेयर करते हैं। एंड इट इम्प्लीमेंट्स दी कोड ऑफ कंडक्ट, वो इम्प्लीमेंट करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स कुछ रूल्स बनाते हैं, एंड पनिशेस एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेट्स इट, वो इम्प्लीमेंट करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी पार्टी को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना होता है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हो तो वो पनिशमेंट भी आपको दी जाती है, कैंडिडेट या पार्टी दैट वायलेट्स इट, अगर कोई इसको तोड़ता है, कोई भी इस रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ता है तो उसे पनिशमेंट दी जाती है। देन ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड द EC कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस। ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड, जब इलेक्शन का टाइम होता है तो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑर्डर देता है गवर्नमेंट को, टू फॉलो सम गाइडलाइन, वो ऑर्डर देता है गवर्नमेंट को कि आप फॉलो करिए कुछ गाइडलाइंस को, टू प्रिवेंट यूज एंड मिस यूज ऑफ गवर्नमेंटल पावर, टू एनहेंस इट्स चांसेस टू विन इलेक्शन और टू ट्रांसफर सम गवर्नमेंट ऑफिसेस। वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इलेक्शन पीरियड में इलेक्शन कमीशन ऑर्डर देता है गवर्नमेंट को कुछ गाइडलाइन फॉलो करने के लिए, टू प्रिवेंट यूज और मिस यूज ऑफ गवर्नमेंटल पावर। मीन्स कि वो गाइडलाइन इसलिए देता है, इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो इलेक्शन जीतने के लिए वो क्या करती है, कभी कभी मिस यूज करती है गवर्नमेंटल पावर का, मतलब इलेक्शन जीतने के लिए कभी कभी वो मिसयूज करने लगती है गवर्नमेंटल पावर का। और सेकंड चीज़ क्या होता है कि वहाँ पर इलेक्शन जीतने के लिए आप उस मशीनरी, इलेक्टोरल जो पोल की मशीनरी है उसमें भी फर्जी वोटिंग होती है तो उसका भी मिसयूज होने लगता है। मिसयूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, वहाँ के वो लोग ऑफिसर्स का ट्रांसफ़र करने लगते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनका वो लोग ट्रांसफ़र करने लगते हैं। और इसीलिए इलेक्शन कमीशन कुछ गाइडलाइंस निकालती है कि हमारे गवर्नमेंट इस गाइडलाइंस को फॉलो करे कि इलेक्शन के टाइम ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। When on election duty, government officers work under the control of EC, not the government. और इलेक्शन ड्यूटी में क्या होता है, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो वर्क किसके अंडर में करते हैं, इलेक्शन कमीशन के अंडर में काम करते हैं, वो किसी भी रूलिंग पार्टी या किसी भी गवर्नमेंट के अंडर में वर्क नहीं करते हैं। In the last 25 years or so, the election commission has begun to exercise all its power and even expand them. और लास्ट 25 ईयर्स में क्या हुआ है, जो इलेक्शन कमीशन ने अपने पावर्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है और अपने पावर्स को उन्होंने बढ़ाना भी, एक्सचेंज या एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिया।
In the last 25 years, the election commission began to exercise all its power and even expand them. उन्होंने अपने लास्ट 25 ईयर से इलेक्शन कमीशन ने अपनी पावर को एक्सपैंड भी किया है और अपनी पावर का यूज करना भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया. And it is very common now for the election commission to reprimand the government and administration for their lapse. इट इज़ वेरी कॉमन नाउ फॉर इलेक्शन कमीशन. ये एक बहुत कॉमन चीज़ हो गई है इलेक्शन कमीशन के लिए कि वो गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को उनकी मिस्टेक्स के लिए उन्हें समझाए या डांट लगाए या फटकार लगाए. व्हेन इलेक्शन ऑफिशियल्स come to the option that polling was not fair in some booth or even an entire constituency, they order a repoll. जब इलेक्शन ऑफिशियल में क्या होता है कि एक ओपिनियन आता है, बताया जाता है कि वहाँ पे पोलिंग जो वोट कास्ट हो रहे थे वो फेयर नहीं हो रहे थे कुछ बूथ पर, और कुछ बूथ पर वोट कास्ट फेयर नहीं हो रहे थे या उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में फेयर वोट कास्ट नहीं हो रहे थे. तो क्या किया गया कि दोबारा से वहाँ पे ऑर्डर दिया इलेक्शन कमीशन ने कि रीपोल किया जाएगा. The ruling parties often do not like what the election commission does. कभी कभी जो रूलिंग पार्टी है उनको पसंद नहीं आता है कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है, बट दे हैव टू ओबे, लेकिन उन्हें ये बात माननी पड़ती है. बट जो रूलिंग पार्टीज है उन्हें ये अच्छा नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन दोबारा रिपोल करा रही है या ये डिसीजन या ये गाइडलाइंस हमें दे रही है, बट दे हैव टू ओबे, लेकिन उन्हें इस बात को मानना, उनकी बात को मानना पड़ता है. This would not have happened if the EC was not independent and powerful. This would not have happened if the EC was not. ये चीज़ें नहीं होती अगर EC के पास EC इंडिपेंडेंट और पावरफुल नहीं होती तो कोई भी EC की बात नहीं मानता. देख इलेक्शन issues notification constituting 14 लोकसभा. इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन निकाल दी है 14th लोकसभा की. एंड फिर दैट इलेक्शन कमीशन टाइटन्स नॉर्म फॉर पोल एक्सपेंसेस, और इलेक्शन कमीशन ने नॉर्म्स इलेक्शन कमीशन ने टाइट कर लिए नॉर्म्स फॉर पोल एक्सपेंसेस या फोटो आई कार्ड नॉन मैंडेटरी इन. रीड द हेडलाइंस केयरफुली. ये कुछ हेडलाइंस दी गई हैं कि इलेक्शन कमीशन नो इमीडिएट प्लान टू बैन एग्जिट पोल, ईसी ऑर्डर्स रीपोल इन 398 मोर बूथ, ईसी टू कीप क्लोजर आई ऑन हिडन पोल कॉज, ईसी एक्सेप्ट न्यू हरियाणा डीजीपी, फोटो आई कार्ड नॉट मैंडेटरी इन बिहार पोल्स, या ईसी शूट डाउन एचएम एडवाइस ऑन पोल रिफॉर्म्स. या यू कैन से कि चुनाव आयोग ने 14 लोकसभा के गठन की अधिसूचना जारी कर दी, या बिहार में जो वोटिंग होने वाली है मतदान के लिए फोटो आई कार्ड मैंडेटरी नहीं है, फोटो आई कार्ड नॉन मैंडेटरी इन बिहार पोल. देन ईसी टाइटन नॉर्म फॉर पोल एक्सपेंसेस. चुनाव आयोग ने चुनाव खर्च पर मतलब एक बैन लगा दिया. एंड ईसी एक्सेप्ट न्यू हरियाणा डीजीपी, और ईसी ने एक्सेप्ट कर लिया हरियाणा के न्यू डीजीपी को. एंड ईसी टू विजिट गुजरात अगेन, रिव्यू पोल अरेंजमेंट. एंड चुनाव आयोग का एक और ईसी दोबारा गुजरात पे गई और वहाँ पर उसने देखा कि मतलब रिव्यू, उसने जो पोल अरेंजमेंट्स किए थे उसका रिव्यू लिया. ईसी विल सीक पावर टू सेंसर पॉलिटिकल एंड. जो ईसी है, ईसी ने कुछ चीज़ें मतलब ऐसी है चुनाव आयोग दैट ईसी ने क्या किया या लाइक कि ईसी ने क्या जवाब दिया. ईसी से नो इमीडिएट प्लान टू बैन एग्जिट पोल.
ईसी ने कहा कि कोई इमीडिएट प्लान नहीं है एग्जिट पोल को मानने का, या उन्होंने ये भी कहा जो पॉलिटिकल, जो पावर ऑफ सेंसर, जो पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट से पर सेंसर का अधिकार हो। उन्होंने कहा कि ईसी विल सीक पावर टू सेंसर पॉलिटिकल एड। ईसी ने क्या कहा, जो राजनीतिक एडवर्टाइजमेंट्स पर सेंसर का अधिकार है, और जो एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाने के लिए फिलहाल कोई योजना नहीं है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि कोई प्लान नहीं है एग्जिट पोल पर आप बैन लगाएं। एंड ईसी ऑर्डर्स रीपोल, ईसी ने रीऑर्डर मतलब रीपोल करने के लिए 398 मोर बूथ को कहा। एंड चुनाव के ईसी ने अपनी आइज रखी है हिडन पोल कॉस्ट पे, जो इलेक्शन के जो चोरी छुपे जो खर्च किए जाते हैं उसमें ईसी ने अपनी नज़र बना के रखी है। और ईसी ने गृह या होम मिनिस्टर के इलेक्शन सुधार संबंधित सुझाव को नकार दिया कि ईसी ने शूट डाउन, उन्होंने जो होम मिनिस्टर के एडवाइस को कि पोल दोबारा से रिफॉर्म, पोल में ऐसे चेंजेस होने चाहिए वैसे चेंजेस होने चाहिए, इलेक्शन कमीशन ने उनकी बात नहीं मानी। एंड इलेक्शन कमीशन ने उनकी बात नहीं मानी। दैट्स इट। एंड हाईकोर्ट ने पूछा इलेक्शन कमीशन से टू बार क्रिमिनल नेताज के बारे में भी हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से पूछा, या इलेक्शन कमीशन से हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप इन पर बैन लगाइए क्रिमिनल्स पर। ये कुछ हेडलाइंस थी। पॉपुलर पार्टिसिपेशन, another way to check the quality of the election process is to see whether people participate in it with enthusiasm। मीन्स हमारा सेकेंड हेडिंग है पॉपुलर पार्टिसिपेशन, मतलब काफ़ी पॉपुलरिटी से पार्टिसिपेट करना, या अनदर वे टू चेक द क्वालिटी, मतलब चेक करना क्वालिटी, इलेक्शन प्रोसेस की क्वालिटी को चेक करना। इसमें देखना कि पीपल एक्चुअल कितने खुशी से उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने एंथुसियास्ट मतलब कितने उत्साह से वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इफ़ द इलेक्शन प्रोसेस इज़ नॉट फ्री, अगर इलेक्शन प्रोसेस फ्री नहीं है या फेयर नहीं है, पीपल विल नॉट कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज। अगर इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट, फ्री नहीं है या फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे, तो पीपल विल नॉट, वो कंटिन्यू मतलब उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, स्टार्ट नहीं करेंगे पार्टिसिपेट या कभी नहीं करेंगे। नाउ रीड दिस चार्ट एंड ड्रॉ सम कंक्लूजन अबाउट पार्टिसिपेशन इन इंडिया। इस चार्ट को रीड करिए और कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करिए इंडिया का। लाइक फर्स्ट, पीपल पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इज यूजुअली मेजर्ड बाय वोटर टर्न आउट फिगर। जो पीपल है, जो पीपल का जो पार्टिसिपेशन होता है इलेक्शन में, वो यूजुअली मेजर किससे किया जाता है? बाय वोटर टर्न आउट फिगर। उनके कितने वोटर्स आए, कितने परसेंटेज वोट्स पड़े, उस पर इसको मेजर किया जाता है। और टर्न आउट इंडिकेट्स क्या होता है? द परसेंट ऑफ एलिजिबल वोटर हु एक्चुअली कास्ट देयर वोट। मतलब टर्न आउट इंडिकेट्स उन्हें कहते हैं जो परसेंट होता है, जो लास्ट में परसेंट आता है कि इतने लोगों ने आज इतने लोग एलिजिबल थे जिन्होंने वोट कास्ट किया अपना, या यहाँ पे इस एरिया में 20% वोट हुआ या 30% वोट हुआ। Over the last 50 years, the turnout in the Europe and North America has declined. Last 50 years से क्या हो रहा है? जो turnout है, जो परसेंटेज है, जो एलिजिबल कैंडिडेट की जो परसेंटेज है वोट कास्ट करने के, वो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में क्या हुआ है? डिक्लाइन हुआ है। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में डिक्लाइन हुआ है। In India, and the turnout has either remained stable or actually gone up. लेकिन इंडिया में क्या हुआ है? जो टर्न आउट है, जो परसेंटेज ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या परसेंटेज ऑफ एलिजिबल पर्सन या परसेंटेज ऑफ एलिजिबल वोटर्स जितने भी हैं, दैट्स द टर्न आउट। तो टर्न आउट है आइदर इंडिया में आइदर रिमेन स्टेबल है या आइदर रिमेन स्टेबल है और एक्चुअली गॉन अप है।
आइदर रिमेन स्टेबल है या एक्चुअली इंडिया में स्टेबिलिटी हो जाती है कि हाँ मतलब हर 5 साल में वहाँ 50% हो रहा है, या कभी कभी क्या होता है ये स्टेबिलिटी कुछ गॉन अप हो जाती है या बढ़ जाती है। यू कैन कंपेयर यूके एंड इंडिया। वोटर टर्न आउट इन इंडिया एंड द यूके। वोटर टर्न आउट परसेंटेज लाइक 56%. Election Commission 1990 election year 1991 and 2015. UK, United Kingdom in voter turnout 78% in 1991, 78%, or in India I think 56%. And India is growing 66% in 2015 or 2014, and UK, you can say UK first 1991 में 78% and is decline in 2015 it is 66%. Second point, in India the poor, illiterate. In India, the poor, illiterate and underprivileged people vote in larger proportion as compared to the rich and privileged section. इंडिया में क्या होता है, जो गरीब लोग होते हैं, जो पुअर होते हैं, या जो पुअर होते हैं, जो illiterate मीन्स कि जो पढ़े लिखे नहीं होते, और जो underprivileged people होते हैं, जिन्हें कोई भी फैसिलिटी, उनको बेसिक नीड्स के लिए भी बहुत परेशानी होती है, वो सबसे ज़्यादा वोट कास्ट करते हैं। दैट वो पीपल वोट इन लार्जर प्रपोर्शन में वो वोट कास्ट करते हैं एज कंपेयर टू, अगर कंपेयर किया जाए रिच और प्रिविलेज पर्सन से। हमारे इंडिया में पुअर, इलिटरेट और अंडर प्रिविलेज पीपल सबसे ज़्यादा वोट कास्ट करते हैं लार्ज प्रपोर्शन में एज कंपेयर टू रिच एंड प्रिविलेज सेक्शन। This is in contrast to Western democracy, लेकिन ये कुछ उल्टा है Western democracy से। For example, in the United States of America, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि ये कैसे उल्टा है Western democracy से। In United States of America, poor people, African American and Hispanics vote much less than the rich and the white people. यहाँ देखिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में क्या होता है, जो पुअर पीपल होते हैं, पुअर पीपल या अफ्रीकन अमेरिकन या हिस्पैनिक पीपल वोट मच लेस देन, ये तीनों लोग बहुत कम वोट देते हैं। ये तीन, पुअर पीपल गरीब लोग, अफ्रीकन अमेरिकन पीपल और हिस्पैनिक्स वोट मच लेस देन, वोट करते मच लेस देन रिच एंड दी वाइट पीपल। रिच और वाइट पीपल से ये सबसे कम वोट देते हैं, वोट कास्ट करते हैं। एंड वोटर टर्नआउट इन इंडिया एंड US by social group 2004. You can see voter turnout, ये social group जो अभी हमने कंपेयर किया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और इंडिया में। इंडिया में सबसे ज़्यादा सोशल ग्रुप, जो पुअर लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा वोट करते हैं। अगर आप देखें वोटर टर्नआउट तो 56% अपर कास्ट, OBC 58%, SC 60% एंड ST 61%। And in USA, white people 60%, black 56%, black means African American, and Hispanic people 28% ही वोट कास्ट करते हैं। ये 2004 का है। Third point, common people in India attach a lot of importance to election। जो कॉमन पीपल है वो बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं इलेक्शन से, बहुत ज़्यादा ही अटैच या बहुत ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस देते हैं हमारे इलेक्शंस को। दे फील दैट थ्रू इलेक्शन दे कैन ब्रिंग प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टी। मतलब उन्हें ये फील होता है कि इसी इलेक्शन में वो इलेक्शन के द्वारा ही वो क्या करेंगे, प्रेशर डाल सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज पर।
प्रेशर डाल सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज पर टू अडॉप्ट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फेवरेबल टू देम। वो लोग क्या कर सकते हैं कि उन्हें फील होता है कि वो इलेक्शन से ही वो प्रेशर डाल सकते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज पे कि वो जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अडॉप्ट करे पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फेवरेबल टू देम। ऐसी पॉलिसी, वो जो पॉलिटिकल पार्टी है ऐसी पॉलिसी और प्रोग्राम्स को अडॉप्ट करे जो हमारे लिए फेवरेबल हो, जो हमारे यूज़ की हो, हमारे लिए फेवरेबल हो। They also feel that their vote matters in the way things are run in the country, और they also feel that, और जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको भी लगता है कि हाँ उनके वोट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और मतलब पॉलिटिकल पार्टीज को भी यही लगता है कि उनके वोट्स इंपॉर्टेंट है, और हम लोगों को भी यही लगता है कि हम उन पर प्रेशर भी डाल सकते हैं और हमारा वोट उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस कंट्री को चलाने के लिए हमारा वोट उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उन्हें लगता है कि इनका वोट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बोथ एक दूसरे से कनेक्टेड है। डू यू थिंक योर वोट मेक्स अ डिफरेंस? क्या आपको लगता है कि जो आपके वोट है वो सच में डिफरेंस लेकर आ सकते हैं? तो जो नेशनल कमीशन स्टडी हुआ था 2004 में, उसके देखिए ये जो ग्राफ बनाया गया है हैज इफेक्ट, सॉरी ये ग्राफ नहीं है, हैज इफेक्ट कितने परसेंट, हैज इफेक्ट, हैज नो इफेक्ट और डू नॉट नो। पाई डायग्राम हैव इफेक्ट कितने 60, मतलब जिनको लगता है कि इफेक्ट पड़ता है 67% है, जिनको लगता है इफेक्ट नहीं पड़ता है वो 18% है, और जिनको लगता है, जिनको कुछ पता ही नहीं है वो 15% है। Our fourth, the interest of voters in election-related activities has been increasing over the years. मतलब जो इंटरेस्ट है वोटर्स का वो इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में काफ़ी लोगों को अब इंटरेस्ट आने लगा है। ओवर ईयर मतलब साल बीतता जा रहा है और लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। ड्यूरिंग द 2004 election, more than 1/3 voters took part in a companion related activity. Means कि more than जो 1/3 वोटर्स थे जो वोट कास्ट करते थे उन्होंने इस कंपेनियन में, इस अभियान में, मतलब इस वोटिंग में इस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट उन्होंने किया, लोगों ने पार्टिसिपेट किया इलेक्शंस में। एंड more than half of the people identified themselves as being close to one or the other political party, और more than half of the people ने खुद को किसी न किसी पार्टी के नज़दीक बताया, किसी न किसी पार्टी से रिलेटेड बताया कि हम उस पार्टी के क्लोज हैं, इसलिए हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। 1 out of every 7 voters is a member of political party, मतलब जो 7 वोटर्स थे उनमें से एक मेंबर पॉलिटिकल पार्टी का था। जो 7% थे उनमें से एक मेंबर किसका था? पॉलिटिकल पार्टी का था। Those who participated in any election related activity in India, किसी भी पार्टी से, अगर आप किसी भी पार्टी से हैं या मतलब कि आप कितना पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में। अगर 1996 की बात करें तो सिर्फ 8% लोग इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट या उनकी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते थे, और 1998 में 13% लोग पार्टिसिपेट करते थे। 1998 में 13%, 1999 में 21% एंड 2004 में 32% पार्टिसिपेट करते थे। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम।
नेक्स्ट टॉपिक, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। जो इलेक्शन के आउटकम्स हैं उनको एक्सेप्ट करना। दैट one final test of the free and fairness of election has in the outcome in itself। जो फाइनल टेस्ट होता है फ्री और फेयरनेस ऑफ इलेक्शन का, वो मतलब हैज इन द आउटकम, जब उसका आउटकम आता है तभी पता चलता है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है या वो उसका फाइनल टेस्ट होता है। इफ इलेक्शन आर नॉट फ्री और फेयर द आउटकम ऑलवेज फेवर द पावर। अगर इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं है तो जो आउटकम आएगा वो क्या होगा, सिर्फ पावरफुल। वो किसके फेवर में होगा, पावरफुल लोगों के फेवर में ही रिजल्ट आएगा। In such a situation, the ruling party do not lose election। और ऐसी सिचुएशन में जो रूलिंग पार्टी है वो लूज नहीं करेगी इलेक्शन। यूजुअली वो नहीं हारेगी इलेक्शन में। यूजुअली द लूजिंग पार्टी डज नॉट एक्सेप्ट द आउटकम ऑफ ए रिजेक्ट इलेक्शन। लेकिन जो लूजिंग पार्टी है वो इस इलेक्शन को नहीं मानेगी या वो इस इलेक्शन के रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि इसमें रीजिंग इलेक्शन मीन्स कि क्या हुआ, ये गड़बड़ ढंग से इलेक्शंस कराए गए हैं, फर्जी। द आउटकम ऑफ इंडियाज इलेक्शन स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। जो आउटकम्स होते हैं वो काफ़ी कुछ कह देते हैं अपने बारे में। वो काफ़ी चीज़ें बता जाते हैं कि इलेक्शंस कैसे हुए थे, अपनी बातें खुद ही कह जाते हैं। फर्स्ट क्या था, द रूलिंग पार्टी routinely lose elections in India both at the national and state level. In fact, in every 2 out of the 3 elections held in the last 25 years, the ruling party lost। मतलब जो रूलिंग पार्टी है वो रूटीनली हारती रहती है इलेक्शन इन इंडिया में। इंडिया की बात करें, बोथ नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे वो हारती है। और इनफैक्ट इन एवरी 2 आउट ऑफ द 3 इलेक्शन, मतलब 3 इलेक्शंस में जो 2 इलेक्शंस होते हैं जो लास्ट 25 ईयर्स में इलेक्शंस हुए हैं, द रूलिंग पार्टी हारी है। जो रूलिंग पार्टी है वो हारी। सेकेंड, और यूएसए की बात करें तो एन incumbent or sitting elected representative rarely loses an election। अमेरिका में जो इलेक्शंस होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव है वो शायद ही कभी इलेक्शन वो हारा हो। जो लोग वहाँ पे प्रेजेंटली रहते हैं, जो सिटिंग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो शायद ही कभी इलेक्शंस हारे हो। बट इन इंडिया अबाउट हाफ ऑफ द सिटिंग MPs एंड MLAs लूज इलेक्शन। लेकिन इंडिया में क्या है, जो MPs हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मीन्स लोकसभा, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा या असेंबली विधानसभा लूज इलेक्शन। ये इंडिया में ये अक्सर हाफ ऑफ दी, जितने ये लोग रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो लोग वर्क करेंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव काम करेंगे, लोग उन्हें वोट देंगे। जो वर्क नहीं करते तो हाफ से ज़्यादा ये लोग ऑलवेज हर 5 साल में जो इलेक्शंस होते हैं उसमें ये लोग क्या होते हैं, हार जाते हैं। एंड कैंडिडेट who are known to have spent a lot of money on buying votes and those with known criminal connection often lose election। जो कैंडिडेट्स होते हैं जो वोट खरीदते, पैसे देकर वोटर्स को जो उनके वोट खरीदते हैं, और वोट खरीदना, पैसे देकर उनका वोट खरीदना, और जो जिनके क्रिमिनल कनेक्शंस होते हैं वो अक्सर हमारी इंडिया में वोट हारते हैं, अक्सर हमारे इंडिया में इलेक्शन हार जाते हैं। ऐसे कैंडिडेट इलेक्शन हार जाते हैं। देन बैरिंग वेरी फ्यू डिस्प्यूटेड इलेक्शन, द इलेक्टोरल आउटकम्स आर यूजुअली एक्सेप्टेड एज पीपल्स वर्डिक्ट बाय द डिफीटेड पार्टी। कुछ एक डिस्प्यूट को अगर छोड़ दे तो अक्सर जो हारी हुई पार्टी होती है वो
वो हमेशा जो हारी हुई पार्टी, मतलब कुछ डिस्प्यूट्स को छोड़ दिया जाए तो जो इलेक्टोरल जो आउटकम्स आते हैं, यूजुअली जो पीपल्स वर्डिक्ट होते हैं, मतलब यूजुअली वो उनको एक्सेप्ट कर लेती है, यूजुअली वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है। जो डिफीटेड पार्टी होती है वो मान लेती है कि हाँ, हम कुछ के कारण मतलब हारे हैं, हमने ये जो आदेश आया है हम इसको मानेंगे। एंड कुछ है प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि हमने अपने योग्य और जीतने वाले रिश्तेदारों को ही टिकट दिया है। एंड द लीडर इज कमिंग आउट ऑफ ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये लीडर आ रहे हैं। व्हाट वाज द नीड टू से दैट वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड टिकट्स ओनली अमंग ए सुटेबल एंड विनेबल फैमिली रिलेशन, मतलब ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि हमने योग्य और जीतने वाले रिश्तेदारों को ही टिकट दिया है। डू यू थिंक दैट फैमिली पॉलिटिक्स इज कन्फाइंड टू ओनली अ फ्यू स्टेट और पार्टीज? क्या सॉरी इसमें क्या है, क्या आपको लगता है कि कुछ स्टेट्स और कुछ पार्टियों तक ये रिलेशंस को टिकट देना या पॉलिटिक्स में लाना मतलब कुछ पार्टियों तक ही है? क्या आपको ये लगता है कि मतलब बाउंड में ही है? एंड टाइटल दिस कार्टून वाज ड्रॉन टाइटल इलेक्टोरल कंपेनियन, टाइटल है इलेक्टोरल कंपेनियन, और ये दिस कार्टून वाज ड्रॉन इन द लैटिन अमेरिकन कंटेस्ट में इस कार्टून को ड्रॉ किया गया है। और इसमें क्या क्या डज दिस अप्लाई टू इंडिया एंड टू अदर डेमोक्रेसी इन द, मतलब क्या ये चीज़ इंडिया में भी अप्लाई होती है या अदर डेमोक्रेसी जहाँ पे डेमोक्रेसी है वर्ल्ड में वहाँ पे भी अप्लाई होती है। चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन, challenges to free and fair election, all these lead to a simple conclusion। अगर हम बात करें कि इन बातों को हम बहुत सिंपल वे में सिंपल कंक्लूजन इनका ला सकते हैं। लाइक इलेक्शन इन इंडिया बेसिकली फ्री एंड फेयर, जो इलेक्शन इंडिया में होते हैं वो बेसिकली फ्री और फेयर होते हैं। द पार्टी दैट विन्स, जो पार्टी जीतती है एन इलेक्शन एंड फॉर्म्स गवर्नमेंट डज सो बिकॉज पीपल हैव चूजन इट ओवर इट्स रिवाइवल। जो पार्टी चुनाव जीत कर गवर्नमेंट बनाती है, इट मीन उसे लोगों का सपोर्ट मिला है, इट मीन्स उसे क्या हुआ, लोगों का सपोर्ट मिला है, उनके राइवल्स को लोगों ने हराया है और उन्हें क्या किया है, उन्हें लोगों ने जिताया है। दिस मे नॉट बी ट्रू फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, लेकिन ये हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए ट्रू नहीं है। अ फ्यू कैंडिडेट मे विन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मनी पावर एंड अनफेयर मीन्स। जो फ्यू कैंडिडेट्स होते हैं वो कभी कभी विन प्योरली, मतलब विन वो प्योरली जीतते हैं, वो प्योरली एक चुनाव को जीतते हैं। या आप ये भी कह सकते हो प्योरली मीन्स क्या है, कुछ जो कैंडिडेट्स हैं वो पैसों के जोर पर या अनफेयर मीन्स से जीते हो सकते हैं, पर चुनाव का जब पूरा रिजल्ट आता है तो अभी भी लोगों की इच्छा को ही बताता है। अब फ्यू कैंडिडेट्स हैं वो विन प्योरली ऑन द बेसिस, मतलब वो लोग मनी पावर और अनफेयर मीन से जीत जाते हैं, बट द ओवरऑल वर्डिक्ट ऑफ ए जनरल इलेक्शन स्टिल रिफ्लेक्ट पॉपुलर प्रेफरेंस। लेकिन अगर आप ओवरऑल वर्डिक्ट को चेक करेंगे, जो जनरल इलेक्शंस होते हैं अभी भी क्या रिफ्लेक्ट करता है, जो पॉपुलर होते हैं उन्हीं को लोग क्या करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। देयर आर वेरी फ्यू एक्सपेक्टेशन to this rule in the last 60 years in our country। यहाँ पे कुछ few expectations हैं इस रूल को लेके last 60 years in our country, या last 60 years का पिछले 50 years में हमारे इंडिया में इस जनरल नियम को, जनरल ये जो
बेसिक या फ्यू एक्सपेक्टेशंस क्या हमारे इंडिया में लास्ट 60 ईयर से कि इस कॉन्सेप्ट को तोड़ा जाए। मतलब लास्ट 50 ईयर्स, पिछले 50 ईयर्स में हमारी इंडिया में इस जनरल रूल के थोड़े बहुत अपवाद हैं, थोड़े बहुत चीज़ें हैं। एंड दिस इज व्हाट मेक्स इंडिया इलेक्शन डेमोक्रेटिक। मतलब यही है कि हमारे इसका एक्चुअल रिजल्ट क्या है कि हमारी इंडिया का जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक है। इलेक्शन क्या होता है? डेमोक्रेटिक। येट द पिक्चर लुक्स डिफरेंट इफ वी आस्क डीपर क्वेश्चन। अगर आप डीपर क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या होगा? जो उसका पिक्चर होगा वो कुछ डिफरेंट शो करेगा। लाइक आर पीपल्स प्रेफरेंसेस बेस्ड ऑन रियल नॉलेज। जो पीपल प्रेफरेंस देते हैं, क्या लोग पूरी समझदारी और सारी चीजें जानकर फैसला करते हैं? आर दी वोटर्स गेटिंग अ रियल चॉइस? आर दी वोटर्स गेटिंग, क्या जो वोटर्स के पास सचमुच क्या रियल चॉइस उनको मिलती है? इज इलेक्शन रियली लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन? क्या इलेक्शन मैदान सबको, मतलब जो इलेक्शन है क्या वो मतलब एक लेवल का है जहाँ पे प्लेइंग फील्ड होता है, क्रिकेट होता है तो सबको बराबरी का हक मिलता है? तो लाइक इलेक्शन में भी क्या सबको इक्वली पार्टिसिपेट करने का हक मिलता है? कैन एन ऑर्डिनरी सिटीजन होप टू विन इलेक्शन? क्या जो ऑर्डिनरी सिटीजन है वो क्या सोच सकता है कि वो इलेक्शन जीतेगा? क्या वो सोच सकता है इस बारे में? क्वेश्चंस ऑफ दिस काइंड ब्रिंग द मेनी लिमिटेशन। ये जो क्वेश्चंस है, इस काइंड के जो क्वेश्चंस हैं उसके बहुत सारे लिमिटेशंस हैं और चैलेंजेस हैं इंडियन इलेक्शन टू आवर अटेंशन। मतलब कुछ लिमिटेशन, इसके बहुत सारे लिमिटेशंस हैं और चैलेंजेस वो हमारे इलेक्शन को देता है कि वो हमारे अटेंशन को, इंडिया इलेक्शन को क्या करता है कि आपका अटेंशन इस साइड आए। कि मतलब ये लिमिटेशंस बताता है हमारे अटेंशन को अपनी ओर खींचने के लिए। वो बताता है कि हाँ आपको इन चैलेंजेस को फेस करने हैं। और ये चैलेंजेस कौन कौन से हैं? फर्स्ट चैलेंज, कैंडिडेट एंड पार्टी विथ अ लॉट ऑफ मनी may not be sure of their victory, but they enjoy a big and unfair advantage over small party and independents. Mean जो कैंडिडेट्स हैं एंड जो पार्टीज हैं, उन जिन कैंडिडेट्स के पास और जिन पार्टीज के पास लॉट ऑफ मतलब बहुत सारा मनी होता है, जिन कैंडिडेट्स के पास या जिस पार्टी के पास बहुत ज़्यादा मनी होता है, मे नॉट बी श्योर मतलब वो श्योर नहीं होते हैं कि वो इलेक्शन में जीत जाएंगे। वो श्योर नहीं होते हैं कि वो इलेक्शन में जीत जाएंगे। बट दे डू एन्जॉय, लेकिन वो एन्जॉय करते हैं बिग और अनफेयर एडवांटेज को ओवर। मतलब लेकिन ये श्योर तो नहीं है किसी भी कैंडिडेट और पार्टी का कि उनके पास पैसे हैं ढेर सारे तो वो इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि वो एंजॉय करते हैं, वो जो अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो इसको बहुत एंजॉय करते हैं। ओवर क्यों एंजॉय करते हैं? क्योंकि वो लोग स्मॉलर पार्टी और जो इंडिपेंडेंट पार्टीज हैं उनसे ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इसीलिए वो इस चीज़ को एंजॉय करते हैं कि ये सब तो सिर्फ छोटी मोटी पार्टीज़ है, ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे और हमारे पास तो पैसे हैं तो हम अनफेयर मीन्स को यूज़ करके विक्ट्री पा भी सकते हैं, नहीं भी पा सकते। सेकेंड पॉइंट, इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल कनेक्शन have been able to push others out of the electoral race and to secure a ticket from major party. देश के कुछ
देश के मतलब इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री में क्या होता है, हमारे इंडिया में सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री में क्या होता है, जो कैंडिडेट्स होते हैं विद क्रिमिनल, जिन कैंडिडेट्स का क्रिमिनल कनेक्शन होता है, क्रिमिनल से कनेक्शन होता है, क्रिमिनल से कनेक्शन होता है, हैव बीन एबल टू पुश अदर, मतलब वो लोग क्या करते हैं, दूसरों को पुश करते हैं आउट ऑफ द इलेक्टोरल रेस, मतलब जो इलेक्टोरल का जो रेस होता है टिकट लेने के लिए, जो इलेक्टोरल का रेस होता है वो दूसरे कैंडिडेट को बाहर कर देते हैं। और मेजर पार्टी मतलब जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उनसे टिकट पाने में, टिकट लेने में क्या हो जाते हैं, सिक्योर हो जाते हैं, टिकट लेने में सफल होने लगते हैं, होने लगे मतलब टिकट लेने में वो आगे बढ़ने लगे हैं। means कि candidates and parties in some parts of the country candidates with criminal connection, जो कैंडिडेट का जो क्रिमिनल कनेक्शन होता है वो क्या करता है, दूसरे अदर कैंडिडेट को पुश कर कर इलेक्टोरल रेस में आगे बढ़ जाता है और अपनी टिकट को सिक्योर कर लेता है, और अपनी टिकट को सिक्योर कर लेता है। और उसे टिकट मिलती किससे है, उसे टिकट मेजर पार्टी से टिकट मिलती है। उसे टिकट किससे मिलती है, उसे मेजर पार्टी से टिकट अवेलेबल हो जाती है। मेजर पार्टी से टिकट अवेलेबल हो जाती है। That some families tend to dominate political parties, जो कुछ फैमिलीज होती हैं, जो अलग अलग पार्टीज में कुछ जो फैमिलीज होती हैं, some families tend to dominate political parties. Tickets are distributed to related from these families. मतलब क्या होता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी होती हैं जिनमें जिनके कुछ फैमिली मेंबर्स होते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि वो अपने फैमिली मेंबर्स को टिकट दिलवाएं या अपने रिलेटिव्स को टिकट दिलवाएं। ये भी एक चैलेंज है। जो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को टिकट दिलवाती हैं या अपने फैमिली मेंबर्स को टिकट दिलवाती हैं या अपने रिश्तेदारों को बहुत ईजिली टिकट दिलवा देती हैं। एंड वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन, फॉर बोथ द मेजर पार्टीज आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर बोथ इन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। मतलब वेरी ऑफन मीन्स अक्सर क्या होता है, जो ऑर्डिनरी पीपल के लिए इलेक्शन में कोई ऑर्डिनरी पीपल, या वेरी ऑफन आप कहो कि जो इलेक्शन में ऑर्डिनरी सिटीजन्स के लिए इलेक्शन में कोई भी चॉइस नहीं रहती, इलेक्शन में कोई भी अच्छी चॉइस नहीं होता है, कोई ढंग का विकल्प नहीं होता, क्योंकि जो दोनों होते हैं, क्योंकि जो बोथ मेजर पार्टीज आर क्वाइट सिमिलर, जो मेजर पार्टीज हैं उनका वो सिमिलर होते हैं ईच अदर बोथ इन पॉलिसीज एंड पार्टीज। ये जो पार्टीज होती हैं, इनकी जो पॉलिसीज होती हैं वो अक्सर क्या होती है, जो उनके पॉलिसीज होते हैं, जो उनके प्रैक्टिसेस होते हैं, वो एक दूसरे से हमेशा मिलते जुलते रहते हैं। इसीलिए जो ऑर्डिनरी पीपल है उनके पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं होती, जो ऑर्डिनरी पीपल है उनके पास ज़्यादा चॉइसेस इसीलिए नहीं हो पाती है। एंड स्मॉलर पार्टी एंड द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सफ़र अ ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू बिग पार्टी। जो स्मॉलर पार्टीज होती हैं और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें बहुत सफ़र करना पड़ता है, उन्हें बहुत ज़्यादा ही सफ़र करना पड़ता है, कई परेशानियां उठानी पड़ती हैं। और अगर कंपेयर किया जाए बिग पार्टी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स कौन फेस करता है, स्मॉलर पार्टीज फेस करती है या
इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फेस करते हैं। एंड दीज चैलेंजेस एग्जिस्ट नॉट जस्ट इन इंडिया। ये जो चैलेंजेस है ये मतलब नॉट जस्ट इन इंडिया, ये इंडिया में ही चैलेंजेस नहीं है, बट ऑल्सो इन मैनी स्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी। मतलब जहाँ जहाँ डेमोक्रेसीज हैं वहाँ वहाँ ये प्रॉब्लम अराइज हुई है, वहाँ वहाँ ये प्रॉब्लम्स अराइज हुई है और सबको फेस करना पड़ रहा है इन प्रॉब्लम्स को। एंड these deeper issues are a matter of concern for those who believe in democracy। और ये जो डीपर इश्यूज है ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है, मतलब जो भी लोग बिलीव करते हैं, जितने लोग डीपली बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी पे, तो ये जो क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं, ये जो चैलेंजेस है, इनके लिए वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उनके लिए ये बहुत ज़्यादा कंसर्न है, ये बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं एंड बहुत बड़े बड़े इश्यूज। दैट इज़ वाई सिटीजन social activists and organizations have been demanding reforms in our electoral system। इसी के कारण क्या हुआ, that is why जो citizens हैं, that is why जो citizens हैं हमारे citizens हैं, social activists हैं and जो organizations हैं have been demanding, उन्होंने डिमांड करना स्टार्ट कर दिया है रिफॉर्म, मतलब कि हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में कुछ सुधार की ज़रूरत है, इलेक्टोरल सिस्टम में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। इलेक्टोरल सिस्टम में ऑलवेज कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स होने चाहिए। और किसने किसने कहा, सिटीजन्स, सोशल एक्टिविस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन। कैन यू थिंक ऑफ सम रिफॉर्म, क्या आप सोच सकते हैं कुछ रिफॉर्म, या क्या आप सजेस्ट कर सकते हैं कुछ रिफॉर्म्स को। रिफॉर्म्स मीन्स होता है सुधार या चेंज। व्हाट कैन एन ऑर्डिनरी सिटीजन डू टू फेस दीज चैलेंजेस, मतलब व्हाट कैन एन, एक ऑर्डिनरी पीपल, क्या एक ऑर्डिनरी पीपल को किन सब चीज़ों का, एक ऑर्डिनरी पीपल क्या कर सकता है और एक ऑर्डिनरी पीपल क्या कर सकता है इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए। एक ऑर्डिनरी पीपल क्या कर सकता है इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए। लुक एट द पिक्चर, व्हाट दिस कार्टून सेज। ये कार्टून क्या कह रहा है, दैट टुडेज और टुमारो, टुडेज is this an accurate picture of what happened to the voter before and after election। क्या ये accurate picture है कि मतलब before और after election क्या ऐसे ही होता है। and must this always happen in a democracy, क्या ये हमेशा ऐसे ही डेमोक्रेसी में होता है या हमेशा ही ऐसा होता होगा, या हमेशा ही ऐसा होगा। and can you think of examples when this did not happen, क्या आप कुछ एग्जाम्पल सोच सकते हैं कि जब ये चीज़ें ऐसी नहीं होंगी। Here are some facts on Indian election, ये कुछ फैक्ट्स हैं इंडियन इलेक्शन के बारे में। on Indian election, comment on each of these to say whether they reflect the strength or the weaknesses of our electoral system। ये कुछ फैक्ट्स हैं हमारे इंडियन इलेक्शंस के बारे में और इसमें आप बताइए, मतलब कमेंट करिए ईच ऑफ दीज में से वेदर दे रिफ्लेक्ट दी स्ट्रेंथ, ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं स्ट्रेंथ या वीकनेस को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, या मतलब ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं हमारी स्ट्रेंथ को या वीकनेसेस को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इलेक्टोरल सिस्टम के स्ट्रेंथ या वीकनेसेस को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। The 16th Lok Sabha has 12% women member। The election commission, मतलब 16 लोक सभा में 12% वुमेन मेंबर्स होंगी। या अगर आप सेकेंड बात करें, द इलेक्शन कमीशन ऑफर रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द गवर्नमेंट एडवाइस अबाउट व्हेन द इलेक्शन शुड बी हेल्ड।
जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया गवर्नमेंट की एडवाइस लेने से कि कब इलेक्शन होगा। That 16th Lok Sabha has more than 440 members whose assets are more than ₹1 crore. And after losing an election, the chief minister said, "I respect the people verdict." मतलब पीपल के वर्डिक्ट्स को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। उन्होंने जो डिसीज़न लिया है उनके डिसीज़न मुझे मान्य है या उनके डिसीज़न बिल्कुल करेक्ट है। That is your chapter complete.